नमस्कार। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला आया है और लगता है इसका असर आरक्षण का फायदा लेने वाले उम्मीदवारों के भविष्य पर काफी गहरा पड़ सकता है। मामला सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसके पेंच समझने वाले हैं ना। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से जुड़ा कोई भी फायदा लेता है, मान लीजिए उम्र में छूट मिल गई या एप्लीकेशन फीस कम देनी पड़ी, तो आमतौर पर वो सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी की सीट पर दावा नहीं कर सकता। और ये तब भी लागू होगा जब उसके नंबर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा हों। लेकिन हाँ, इसमें एक बड़ा अगर है। वो ये कि अगर भर्ती के नियमों में साफ साफ लिखा हो कि ऐसा किया जा सकता है, तब बात अलग है। आज हम इसी फैसले की तह तक जाएंगे। हमारे पास इस विषय पर कुछ रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं। इनके आधार पर हम इस फैसले की पृष्ठभूमि, इसका असर और संवैधानिक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मुद्दे पर हमारी ये गहन चर्चा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये फैसला है क्या और ये किस मामले में आया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती से जुड़े एक मामले में सुनाया है। हमारे स्रोतों में इस केस का जिक्र यूनियन ऑफ इंडिया बनाम संजीव रॉय के नाम से मिलता है। कहानी यह है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने 2015 में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसमें सामान्य उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 23 साल थी, लेकिन आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी गई। जैसे ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिली, यानी वो 26 साल तक आवेदन कर सकते थे। अब हुआ ये कि कुछ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जिन्होंने उम्र की ये छूट ली थी, परीक्षा में इतने अच्छे अंक ले आए कि उनके मार्क्स सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से भी ज्यादा थे। इन उम्मीदवारों ने दावा किया कि भाई, जब हमारे अंक इतने ज्यादा हैं तो हमें सामान्य श्रेणी की सीट मिलनी चाहिए। ये मामला पहले त्रिपुरा हाईकोर्ट पहुंचा। वहां हाईकोर्ट ने इन उम्मीदवारों के हक में फैसला सुनाया कि हाँ, उन्हें सामान्य श्रेणी में माइग्रेट करने का अधिकार है। लेकिन केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? उन्होंने साफ किया कि अगर भर्ती के नियमों में ऐसी कोई स्पष्ट अनुमति नहीं है या नियमों में ऐसा करने से रोका गया है, तो आरक्षण का कोई भी लाभ, चाहे वो उम्र में छूट हो, फीस में रियायत हो या कोई और फायदा, उसे लेने वाला उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीट पर दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने जोर दिया कि भर्ती के नियम यहां सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। नियमों में जो लिखा है वही होगा। बिल्कुल। और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का जो तर्क है उसे समझना महत्वपूर्ण है। कोर्ट का मानना है कि जब कोई उम्मीदवार किसी भी तरह की रियायत या कहें कि छूट लेता है, तो वो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ बिल्कुल समान धरातल पर मुकाबला नहीं कर रहा होता है। मतलब प्रतिस्पर्धा की जो शर्तें हैं वो दोनों के लिए अलग हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये बात कही भी है कि जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेता है उसे सामान्य श्रेणी में समान प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं माना जा सकता है। इस नजरिए से देखें तो कोर्ट का उद्देश्य शायद यह सुनिश्चित करना है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी रहे और नियमों के अनुसार न्याय हो। अगर नियम कहते हैं कि छूट लेने के बाद सामान्य श्रेणी में नहीं जा सकते, तो फिर उसी का पालन होना चाहिए। यहाँ नियमों की सर्वोच्चता पर बल दिया गया है। ये सिर्फ मेरिट की बात नहीं, बल्कि नियमों के तहत जो निर्धारित प्रक्रिया है उसकी बात है। हाँ, ये बात तो समझ आती है कि नियमों का पालन हो, लेकिन ये स्थिति बार बार बनती क्यों है? आखिर क्यों आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ज्यादा अंक लाने के बाद भी सामान्य श्रेणी में जाने का दावा करते हैं? और ये कौन-कौन सी झूठ हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? देखिए, होता ये है कि कई आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार बहुत मेहनत करते हैं और परीक्षा में वाकई शानदार प्रदर्शन करते हैं। जब उनके अंक सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से भी ऊपर चले जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनकी योग्यता, उनकी मेरिट के आधार पर उन्हें सामान्य श्रेणी की सीट मिलनी चाहिए। उनका तर्क ये होता है कि आरक्षण का उद्देश्य पिछड़े वर्गों को अवसर देना है। लेकिन अगर कोई उम्मीदवार अपनी योग्यता से ही सामान्य श्रेणी में आ सकता है, तो उसे रोका क्यों जाए? और इससे, जैसा वो सोचते हैं, आरक्षित श्रेणी की एक सीट भी बच जाएगी जो किसी और जरूरतमंद आरक्षित उम्मीदवार को मिल सकती है। हाँ, ये तर्क तो सुनने में आता है। बिल्कुल। विवाद तब शुरू होता है जब ये पता चलता है कि उस उम्मीदवार ने भर्ती प्रक्रिया में किसी न किसी तरह की छूट का लाभ उठाया है। अच्छा, तो ये छूट कौन-कौन सी हो सकती हैं? हाँ, जैसा आपने पूछा, ये छूट कई प्रकार की हो सकती हैं। सबसे आम तो है आयु सीमा में छूट।
जैसे एसएससी जीडी वाले मामले में ओबीसी को 3 साल की छूट मिली थी। एससी एसटी उम्मीदवारों को अक्सर 5 साल की छूट मिलती है। सही। इसके अलावा परीक्षा शुल्क में भी अक्सर छूट या पूरी माफी मिलती है। और कई बार कुछ परीक्षाओं में, खासकर जो शुरुआती चरण होते हैं, उनमें आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हता अंक, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स या कट ऑफ अंक, सामान्य श्रेणी से थोड़े कम रखे जाते हैं। तो अगर किसी उम्मीदवार ने इनमें से कोई भी लाभ लिया है, तो फिर उसके सामान्य श्रेणी में माइग्रेट करने पर सवाल उठने लगता है। अच्छा। तर्क ये दिया जाता है कि उसे शुरुआत में ही एक रियायत मिल गई, इसलिए अब वो सामान्य श्रेणी की सीट का हकदार नहीं रहा, भले ही फाइनल मेरिट में उसके अंक ज्यादा हों। हाँ, और ये मामला काफी पेचीदा है। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस हालिया फैसले में इस बात को भी माना है कि ये जो छूट दी जाती हैं, जैसे उम्र में या फीस में, ये अपने आप में गलत नहीं है। कोर्ट ने माना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 16(4) जो लोक नियोजन में अवसर की समानता और राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है, उसके तहत उठाए गए सकारात्मक कदम है, अफर्मेटिव एक्शन जिसे कहते हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना है। हाँ, ये तो सही है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर किया है। उन्होंने कहा है कि इन सकारात्मक कदमों का लाभ प्राप्त करना एक बात है, और उस लाभ के आधार पर सामान्य श्रेणी की सीट पर दावा करना वो दूसरी बात है। कोर्ट का कहना है कि आप छूट लेकर सिस्टम में प्रवेश पा सकते हैं, ये संवैधानिक है, लेकिन इसका ये मतलब अपने आप नहीं निकलता कि आप फिर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए जो निर्धारित कोटा है उसमें भी अपनी जगह बना लें, खासकर तब जब भर्ती के नियम इसकी इजाजत न देते हों। कोर्ट ने एक तरह से छूट लेने के परिणाम को सीमित कर दिया है। तो क्या पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं? क्या अदालतों का रुख हमेशा से यही रहा है इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा पहली बार उठा हो। ये तो सालों से अदालतों में आता रहा है और अलग अलग समय पर कुछ अलग अलग विचार भी देखने को मिले हैं। उदाहरण के लिए एक मामला था जितेंद्र कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, 2010 का, काफी चर्चित रहा था वो। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ने सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम्स में कट ऑफ में छूट ली है, लेकिन मुख्य परीक्षा मेंस में सामान्य श्रेणी के बराबर या ज्यादा अंक लाता है, तो उसे सामान्य श्रेणी में माना जा सकता है। तर्क ये था कि मुख्य परीक्षा में तो उसने बिना किसी छूट के मुकाबला किया। अच्छा, ये तो अलग बात हुई। हाँ, लेकिन इसके बाद के कुछ सालों में अदालतों का रुख थोड़ा बदलता हुआ दिखा। जैसे दीपा ईवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है, और गुजरात का एक मामला था मखवाना बनाम जीपीएससी 2019। इन मामलों में अदालतों ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि अगर किसी भी स्तर पर कोई छूट ली गई है तो उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी में माइग्रेट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि एक स्पष्ट और एक स्तौरान नजरिया हमेशा नहीं रहा है। शायद इसी वजह से भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। तो क्या ये नया संजीव राय वाला फैसला इस भ्रम को पूरी तरह खत्म कर देता है? देखिए, पूरी तरह खत्म कहना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन ये फैसला एक दिशा तो साफ करता है। ये जोर देता है कि सब कुछ भर्ती के नियमों पर निर्भर करेगा। पहला, अगर नियम साफ साफ कहते हैं कि छूट लेने के बाद भी सामान्य श्रेणी में जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, माइग्रेशन हो सकता है। दूसरा, अगर नियम साफ साफ मना करते हैं तो भी स्थिति स्पष्ट है, माइग्रेशन नहीं होगा। ठीक है। असली सवाल तब उठता है जब नियम इस बारे में कुछ नहीं कहते, यानी चुप हैं। पहले शायद ये उम्मीद रहती थी कि ऐसी स्थिति में उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में जा सकता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर नियम चुप हैं तो भी माइग्रेशन अपने आप नहीं हो जाएगा। ऐसे मामलों को केस टू केस आधार पर देखा जाएगा, मतलब हर मामले की परिस्थितियों को देखते हुए तय किया जाएगा। ये कोई डिफ़ॉल्ट अधिकार नहीं होगा कि नियम चुप है तो माइग्रेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो एक तरह से कोर्ट ने गेंद वापस भर्ती एजेंसियों और सरकार के पाले में डाल दी है कि भाई आप अपने नियम बिल्कुल स्पष्ट बनाएं। अस्पष्टता से भ्रम और मुकदमेबाजी बढ़ती है। ये तो हुई कानूनी बातें, लेकिन इसका सीधा असर उन लाखों उम्मीदवारों पर क्या पड़ेगा जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं? उनके लिए इस फैसले के क्या मायने हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा असर तो यही है कि अब उम्मीदवारों को किसी भी सरकारी नौकरी का विज्ञापन या नोटिफिकेशन आते ही उसे बहुत ज़्यादा ध्यान से,
बारीकी से पढ़ना होगा। पहले शायद उम्मीदवार सिर्फ पद, योग्यता और सिलेबस पर ही ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन अब उन्हें भर्ती नियमों वाले हिस्से को, खासकर आरक्षण और छूट से जुड़े प्रावधानों को शब्दशः समझना होगा। उन्हें ये देखना होगा कि क्या नियमों में कहीं ये लिखा है कि अगर वे उम्र, फीस या किसी और तरह की छूट लेते हैं तो क्या वे फिर भी सामान्य श्रेणी की सीट के लिए पात्र होंगे या नहीं। अगर नियमों में ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है या साफ तौर पर मना किया गया है, तो फिर उन्हें ये मानकर चलना होगा कि वे सिर्फ अपनी आरक्षित श्रेणी की सीटों के लिए ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, भले ही उनके अंक सामान्य कट ऑफ से कितने ही ज्यादा क्यों ना आ जाएं। इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार बहुत मेधावी हैं और सामान्य श्रेणी में भी टॉप करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें शायद ये थोड़ा हतोत्साहित कर सकता है कि छूट लेने की वजह से वे सामान्य श्रेणी की सीट पर दावा नहीं कर पाएंगे, जबकि उनकी योग्यता कम नहीं है। सही बात है। दूसरी तरफ कुछ सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार शायद इसे अपने लिए ज्यादा न्यायपूर्ण मान सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अब सामान्य सीटें केवल उन्हीं के बीच बंटेंगी जिन्होंने कोई रियायत नहीं ली है। हाँ, ये पहलू भी है। बिल्कुल, और ये बात महत्वपूर्ण है कि ये फैसला सिर्फ एसएससी जीडी भर्ती तक ही सीमित नहीं रहेगा। जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक नजीर बन जाता है, एक प्रेसिडेंट। इसका असर भविष्य की लगभग सभी सरकारी भर्तियों पर पड़ सकता है, चाहे वो केंद्र सरकार की हों जैसे यूपीएससी, रेलवे, बैंक, या राज्य सरकारों की जैसे स्टेट पीएससी, पुलिस भर्ती वगैरह। जहां कहीं भी आरक्षण और उससे जुड़ी छूट का प्रावधान है, वहां ये फैसला लागू हो सकता है। यानी इसका दायरा काफी बड़ा है। हाँ, और इस फैसले का एक संभावित उद्देश्य, जैसा कि हमने पहले भी इशारा किया, शायद भविष्य में होने वाली मुकदमेबाजी को कम करना हो। कोर्ट ने नियमों की स्पष्टता पर बहुत जोर दिया है। अगर भर्ती एजेंसियां अपने नियम बिल्कुल साफ कर देंगी, हाँ या ना में, तो विवाद की गुंजाइश कम हो जाएगी। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले ही पता होगा कि उनके लिए क्या विकल्प खुले हैं और क्या नहीं। इससे शायद अदालतों का बोझ कुछ कम हो। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? क्या नियम साफ कर देने से सारे सवाल खत्म हो जाएंगे? आपने संवैधानिक संतुलन की भी बात की थी पहले। हाँ, वो एक अहम पहलू है। ये फैसला संविधान के तहत दिए गए दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता हुआ दिखता है। एक तरफ अनुच्छेद 14 और 16 के तहत समानता का अधिकार है, और दूसरी तरफ आरक्षण के जरिए सामाजिक न्याय यानी अफर्मेटिव एक्शन। कोर्ट कह रहा है कि सकारात्मक कदम उठाना जरूरी है, लेकिन उसे इस तरह लागू किया जाए कि वो सामान्य श्रेणी की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित न करे, जब तक कि नियम खुद इसकी इजाजत न दे। लेकिन यहीं से कुछ गहरे और महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े होते हैं, जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में भी मिलता है। पहला बड़ा सवाल योग्यता यानी मेरिट की परिभाषा को लेकर है। मेरिट की परिभाषा? वो कैसे? मतलब क्या किसी उम्मीदवार की मेरिट सिर्फ उसके द्वारा प्राप्त अंकों से तय होती है, या उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए जिनमें उसने वो अंक प्राप्त किए हैं? क्या किसी छूट, जैसे उम्र में रियायत, का लाभ लेने से उम्मीदवार की वास्तविक योग्यता कम हो जाती है, भले ही उसने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो? अंक तो उसने अपनी मेहनत से ही कमाए हैं ना, है ना? हाँ, बात तो सही है। दूसरा बड़ा सवाल सामाजिक न्याय के व्यापक सिद्धांत से जुड़ा है। क्या एक योग्य आरक्षित उम्मीदवार को, जिसने उच्च अंक प्राप्त किए हैं, सिर्फ इसलिए सामान्य श्रेणी में जाने से रोकना क्योंकि उसने किसी प्रक्रियात्मक छूट का लाभ लिया है, जैसे फीस माफी या आयु सीमा में छूट? क्या ये सामाजिक न्याय के लक्ष्य के विपरीत नहीं है? तर्क ये भी दिया जाता है कि अगर ऐसे मेधावी उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में चले जाते हैं, तो आरक्षित श्रेणी में अन्य जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए ज्यादा अवसर बनते हैं। ये तो वाकई सोचने वाले मुद्दे हैं। मेरिट की परिभाषा क्या हो और सामाजिक न्याय का असली मतलब क्या है, ये वैसे तो शायद चलती रहेंगी। अच्छा, इस फैसले का भर्ती एजेंसियों पर क्या असर पड़ेगा? उनके लिए क्या बदलेगा? उन पर अब निश्चित रूप से दबाव बढ़ेगा। उन्हें भविष्य की सभी भर्तियों के लिए अपने नियमों को बहुत सावधानी से बनाना होगा। उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि नियम न केवल स्पष्ट हों, बल्कि कानूनी रूप से भी मजबूत हों, ताकि उन्हें आसानी से चुनौती न दी जा सके। अब वो अस्पष्ट भाषा या चुप्पी का सहारा नहीं ले सकती। उन्हें एक नीतिगत फैसला लेना होगा। क्या वे आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को छूट लेने के बावजूद सामान्य श्रेणी में माइग्रेट करने की अनुमति देना चाहते हैं या नहीं? और जो भी उनका फैसला हो, उसे नियमों में साफ साफ बिना किसी शक शुबे के लिखना होगा।
उदाहरण के लिए उन्हें लिखना पड़ सकता है, किसी भी प्रकार की छूट या रियायत का लाभ उठाने वाले उम्मीदवार को अनारक्षित यानी सामान्य श्रेणी के पदों के लिए विचारित नहीं किया जाएगा, या फिर इसके ठीक उलट। तो मतलब क्लैरिटी लानी पड़ेगी उनको। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बातचीत का निचोड़ निकालें तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण का फायदा, जैसे उम्र या फीस में छूट, लेने वाले उम्मीदवार सामान्यतः सामान्य श्रेणी की सीट पर दावा नहीं कर सकते, भले ही उनके अंक ज्यादा हों। ऐसा तभी हो सकता है जब भर्ती के नियम खुद इसकी स्पष्ट इजाजत दें। उम्मीदवारों के लिए सबक है, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, खासकर आरक्षण और छूट से जुड़े नियम। और भर्ती एजेंसियों के लिए संदेश है, नियम बिल्कुल साफ और स्पष्ट बनाएं, कोई भ्रम न छोड़ें। हाँ, और यहाँ एक विचार करने लायक बात ये उभरती है कि इस फैसले के बाद भर्ती एजेंसियां और सरकारें असल में करेंगी क्या? क्या वे अपनी नीतियों में बदलाव लाएंगी? ये देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य की भर्तियों के नियमों में क्या लिखा जाता है। क्या ज्यादातर एजेंसियां नियमों में माइग्रेशन की अनुमति स्पष्ट रूप से देंगी, ये मानते हुए कि मेरिट को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, या फिर वे इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर नियमों में माइग्रेशन को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने का रास्ता चुनेंगी? ये तर्क देते हुए कि छूट लेने के बाद प्रतिस्पर्धा का स्तर समान नहीं रहता। ये बड़ा सवाल है। हाँ, और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाता है। क्या ये फैसला वास्तव में भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाएगा और मुकदमों को कम करेगा, जैसा कि शायद सोचा गया हो, या फिर अब बहस का मुद्दा नियमों की व्याख्या से हटकर खुद नियमों के औचित्य पर चला जाएगा? यानी अब लोग ये सवाल उठाएंगे कि नियमों में माइग्रेशन की अनुमति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि इससे नियमों को लेकर ही नए तरह के विवाद, बहसें और शायद राजनीतिक दबाव भी देखने को मिले। ये सोचने वाली बात है कि इस न्यायिक स्पष्टता का जमीनी स्तर पर और नीति निर्माण के स्तर पर आखिर क्या असर होगा।